बहनों और भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी धूप में आप खड़े हैं और दूर दूर से आप मेरी बातों को सुनने आए हैं। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी, श्री अर्जुन सिंह बघेल जी, श्री कमल किशोर पाटीदार जी, श्री मुजीब कुरैशी जी, श्री राज प्रकाश पहाड़िया जी, श्री रेव सिंह बालू जी, मंच पर उपस्थित सभी लोग, यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारी, नेतागण, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार, जय दंतिया मामा, जय बिरसा मुंडा जी, और हर हर नर्मदे कहिए मेरे साथ एक बार, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये पूज्य संत कमलदास जी की धरती है, राजा श्री देवी सिंह जी की धरती है, बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है और सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि ये आपकी धरती है। आप सब यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं। आपके पूर्वजों ने इन महापुरुषों के साथ हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी और इसलिए एक तरह से ये पावन धरती भी है। आपने मुझसे पहले जो चर्चा की इंदिरा जी की, आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। इसमें ताली बजाने की, आप उनको बहुत मानते थे और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके दिल में आपके प्रति जो श्रद्धा थी वो एक गहरी और असली श्रद्धा थी। वो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक भावनाओं का रिश्ता था, एक समझ और श्रद्धा का रिश्ता था। वो समझती थी कि आपकी संस्कृति क्या है, वो समझती थी कि आपकी संस्कृति पूरी दुनिया और मानवता की एक मूल संस्कृति है। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का आदर, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जानवर हो, सबका आदर करते हुए आपने अपने जीवन जिए और हमेशा कहती थी कि यही संस्कृति इस दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है। तो उन्होंने कभी आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, उस पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसका आदर किया और उसी की तहत आपके लिए उन्होंने नीतियां बनाई। इसी तरह से चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी इसी तरह से आपकी संस्कृति का आदर किया। आपके लिए जो नीतियां लाए उनसे आपकी भलाई हुई, आप आगे भी बढ़ पाए और साथ साथ जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप बचा भी पाए। आज जब मैं यहां आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान खड़े हैं रास्ते में, सड़कों पे, और यहां भी मैं बहुत नौजवानों को देख रही हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया है? जरा हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला? नहीं मिला है। और कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती की जो वो प्रतियोगिताएं हैं वो की है और पढ़ाई बीए, एमए, बीएससी, एमएससी तक की है? जरा हाथ उठाओ।
तो तकरीबन सारे पढ़े लिखे हैं। और पढ़ाई आपने कैसे की? आपके माँ बाप ने मेहनत की आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपकी फीस भरने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। कुछ किसान होंगे, कुछ नौकरियां कर रहे होंगे कहीं, सबने आपके लिए मेहनत की आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज आपको समझनी है? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूं वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूं? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पियन का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो कमा के मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते। और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला, ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्रीज से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था। तो या तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, या अगर निजी उद्योगपतियों की थी तो वो चीजों को बनाने का काम करते थे, जिनको आप जहां पे लेबर की जरूरत होती थी तो आप लोगों को वहां पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? बेवकूफ बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है।
एक के बाद एक, चाहे आप BHEL लें, आप HAL लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए, आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है, जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से GST आ गई। GST क्या है? GST वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे GST, ट्रैक्टर GST, हर चीज पे GST। चाहे अब दिवाली आ रही है, आपको कुछ खरीदने जाना है, त्योहार है, मेरी बहनें बैठी हैं, धनतेरस आएगा, आपके त्योहार है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं, त्योहार को मनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज GST है। और GST वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी? कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ 8-10 लोग आ रहे हैं, तो मन में आप सोचते होंगे कि ये 2-3 चीजें बनाऊंगी। दुकान जाती हैं तो आधी चीजें आप खरीद नहीं पाती। आप आज देख रहे हैं, पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की हैं? 22 भी नहीं की। तो ये हुई महंगाई और रोजगार की बात, कि जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनको इन्होंने खत्म कर डाला। खेती किसानी भी थी, एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। और जिनके बेटे जवान बनने के लिए तैयारी किए, खूब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारी भर्ती हो जाएगी, उनके लिए ये स्कीम ले आए, अग्निवीर की स्कीम, कि 4 साल करो सेना में काम और फिर घर लौटाओ। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूं कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के
देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है। क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की। उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। आपको क्या, जो वन के उपज हैं उसके लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं, बताइए? नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा जो आदिवासी संस्कृति का जो मेला लगता है इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर के जो आदिवासी लोग हैं वहां आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आज लगता है। और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया। यहां आवारा पशु की आपकी समस्या है कि नहीं है? खेत चरते हैं आवारा पशु। अच्छा, ये जो समस्या है ना कि रात को दिन में जो आवारा पशु घूम के आपके खेत को चर जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तय किया कि इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें मेरी बहनें, जब मैं वहां की बहनों से मिलती हूं, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की, मुझे कहती हैं कि 1-1 लाख से 6-6 लाख रुपए कमा रही हैं। क्योंकि गौठान बनाए, गोबर खरीदी, आवारा पशुओं की, अगर आप पशु रखेंगे तो आपसे सरकार ने गोबर खरीदी, वहां पे जो स्वयं सेवा समूह है वहां उन्होंने काम कराया गौठानों में, और गौठान में से बहुत चीजें ऐसी बनाई जो काम की हो गई। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को काका कहते हैं, खुशी से, प्यार से, गुस्से से नहीं जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं। ये आपके मामा जी ने कितने घोटाले किए हैं, यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट है, इतना लंबा है कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। हर जगह घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, भर्ती के इम्तिहान में घोटाला, बिजली में घोटाला, वृक्षारोपण में घोटाला, व्यापम का घोटाला तो बात ही मत करिए, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो जहां पे आप देखते हैं घोटाला ही घोटाला। हर नौजवान को ये मालूम है कि ये सरकार कमीशनखोरी पे चलती है। कुछ छोटा सा चाहिए आपको, कहीं पे आपको छोटा काम कराना हो, सरकार से कुछ ताल्लुक हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है। तो क्या आप ये चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में भी ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? देखिए, चुनाव के समय यहां खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई। जो घोषणा नेता, बड़े बड़े नेता करने आए थे, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। आपकी सरकार और भाजपा की जो केंद्र की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा, इतना पेंशन नहीं दे सकते तो अंबानी जी और अडानी जी के आप लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन कैसे माफ कर रहे हो?
अगर इस जागरूकता से आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जैसे आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जाएगा, वैसे और 5 साल बेवकूफ बनो। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है? अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो। जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो कि भाई वाकई तुम्हारे प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार है, कैसे हुआ? कि भाई वाकई तुम्हारे यहाँ गौठान बन रहे हैं जहां पे सबकी तरक्की हो रही है, आपकी कमाई भी हो रही है। पता करो, पूछो, जो पलायन करके गया है उससे पूछो, दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने भविष्य को गहराई से नहीं समझेंगे और आज की राजनीति को गहराई से नहीं समझेंगे तो आगे तरक्की नहीं होगी आपकी। मेरी बहनें बैठी हैं और बड़ी घोषणा की भाजपा ने कि आपको हर महीने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, डालने भी शुरू कर लिए उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये घोषणा चुनाव से 3 महीने पहले क्यों की? क्या इससे पहले महिलाएं संकट में नहीं थी? क्या इससे पहले महंगाई की समस्या नहीं थी? क्या इससे पहले आप पूरे समाज का बोझ नहीं उठा रही थी अपने कंधों पर? क्या इससे पहले आप खेती में काम नहीं कर रही थी? आप नौकरियां नहीं कर रही थी? आप अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर रही थी? कि अब जागे हैं ये? 18 सालों से इनकी सरकार रही है, गैस का दाम, गैस सिलेंडर का दाम अभी कम किया है। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, इनको अब सूझा है कि हर महीने आपको कुछ देंगे ये पैसे। तो सोचिए, इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं के लिए हमने एक बड़ा आरक्षण का बिल पास किया है। वाह वाह वाह, पूरी देश की मीडिया ने इनका खूब इवेंटबाजी की, आपने सारी पब्लिसिटी देख ली, मोदी जी आए, सबने तालियां बजाई, सब महिलाओं ने माले लगाए। और लागू कब होगा? 10 साल बाद बहनों। तो ये कैसी घोषणा है? ये कैसी बिल है जो पास हो गई है लेकिन 10 साल तक लागू नहीं हो सकती? और हम कहते हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो, 33% महिलाओं को आरक्षण देना है, अभी दो। तो पीछे हट जाते हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, हम क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना की? एक गिनती है कि देश में, प्रदेश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि आदिवासी इतने हैं, कि एससी इतने हैं, दलित इतने हैं, कि ओबीसी के इतने लोग हैं, कि गरीब लोग इतने हैं। तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा, अगर ये जनगणना होगी ही नहीं, तो सरकार मदद कैसे करेगी? सही नीतियां बनेंगी कैसे? तो बिहार में गिनती हो गई, बिहार की प्रदेश की सरकार ने गिनती की, पता चला कि 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित है। अब आप सोचो, अगर बिहार में 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित हैं, तो लगभग पूरे देश में ही इतना होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप पूरे देश में देखें कि बड़े बड़े पदों पे कौन है, बड़े बड़े उद्योगपति कौन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके वाइस चांसलर कौन है, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनियां हैं इनको कौन चलाता है, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, गिनती करो भाई, प्रतिनिधित्व हो सबका, सही तरह से सबका विकास हो। चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो आपको समझना है कि ये लोग सचमुच आपकी भलाई चाहते हैं कि नहीं, आपका विकास चाहते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ अपनी सत्ता में मग्न है और भ्रष्टाचार और सत्ता को रखने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए ही ये सत्ता में रहना चाहते हैं और ये सरकार चलाते हैं। तो देखिए, मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं वो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं आज।
मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ, चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या, चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या? क्या हम सोचेंगे नहीं, क्या हम पूछेंगे नहीं कि इस सरकार की नीयत क्या है? एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे, मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाएं बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहें, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा, हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए, एक दिन में। और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं, 8000 करोड़ रुपए का एक। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते हैं। 20,000 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया किस में? संसद को नया बनाने में, उसके सुंदरीकरण में। जो संसद पहले था वो 70 सालों से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, उसकी कुछ मरम्मत करानी थी, करा देते। 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं सुंदरीकरण करने में, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि किसानों का बकाया नहीं दे सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही, चुनाव है, हमें तो कहना है, तो ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या आपके जीवन में इन पिछले 5-6 सालों में तरक्की आई है कि नहीं? इस सवाल का जवाब दे दो मुझे, आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से बोलो। नहीं आई है, पिछले 5 सालों में नहीं आई है। क्या इससे पहले जो 5 सालों से इनकी सरकार थी उसमें आई थी? नहीं आई। और उससे पहले नहीं आई। 18 सालों से इनकी सरकार है, बीच में 15 महीनों के लिए आपने कांग्रेस की सरकार जो चुनी थी उसे भी रिश्वत दे देकर उसे भी गिरा दी इन्होंने। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है, इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही हैं सब खोखली हैं, सब खोखली हैं बहनों और भाइयों। सब अपने में ही खुश हैं, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे, हजारों करोड़ के अपने लोन माफ करवा लेंगे।
लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूं आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। अगर आज आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो शुरू में मैंने कहा, इसलिए नहीं याद करते कि वो आपके सामने खोखली घोषणाएं करती थी, इसलिए याद करती हैं क्योंकि उन्होंने आपको आपके जल, आपके जंगल, आपके जमीन पर आपका जो अधिकार था वो वापस दिया, आपको जमीन के पट्टे दिए और कोई एहसान नहीं किया आप पे। उनकी समझ थी, उनकी श्रद्धा थी आपके प्रति। उन्होंने कहा आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दे रही हूं, उन्होंने कहा ये आपका अधिकार है, अपने हाथों में लो। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा आपके अधिकारों को आपके हाथों में दिया है। भोजन का अधिकार, नौकरी जब आपको नहीं मिल रही थी, बाहर पलायन जब करना पड़ता था, तो आपको मनरेगा बना के की नीति दी। क्या थी वो? कि आपको गांव में रोजगार मिले, ये आपका अधिकार था। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सबका अधिकार है कि रोजगार कम से कम 100 दिन का मिलना चाहिए, इसीलिए आपको मनरेगा की नीति बना के दी, इन्होंने कमजोर की। तो जो आपका अधिकार है वो आप समझिए, कौन सी सरकार आपका अधिकार आपके हाथों में देना चाहती है और कौन सी सरकार पुराने जमाने के राजाओं की तरह आपके सारे अधिकार लेकर अपने हाथों में सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। आप समझिए, जब आप गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो मैं जानती हूं कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए श्रद्धा है। हम जानते हैं कि आपने हमें बनाया है, हम जानते हैं कि इस मंच पे बैठा हर एक नेता यहां नहीं खड़ा होता अगर आपने नहीं खड़ा किया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, अजीब अजीब सी फिजूल की बातें शुरू, खोखली घोषणाएं शुरू, काम की बातें नहीं हो रही हैं। तो आपको जवाबदेह बनाना पड़ेगा नेताओं को। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हमें एहसास हो सकता है कि आपने हमें यहां खड़ा किया है, तो भाजपा के एक एक नेता को एहसास दिलाओ कि जब तक आपके लिए दिन रात एक करके काम नहीं करेंगे, जब तक आपके लिए सही नीतियां नहीं बनाएंगे, जब तक आपका पैसा वापस आपकी जेब में नहीं डालेंगे, जब तक इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से आपकी संपत्ति लेकर वापस आपको नहीं देंगे, तब तक आप फिर से इनको इस मंच पे खड़ा नहीं होने देंगे। आपका वोट आपका है, कीमती वोट है, आपकी जिम्मेदारी है और आपके देश के प्रति आपका कर्तव्य है। इस वोट को आप ऐसे इस्तेमाल करिए जैसे एक अर्जुन अपनी नजर को, अपने ध्यान को केंद्रित करके तीर चलाता था, उस तरह से अपने वोट को चलाओ। ये वो तीर है जिसके सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मेरे यहाँ के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, बाद में मुझे डांटे ना कि मैंने गारंटी की बात नहीं की। तो मैं आपको, जो यहाँ पे हम कांग्रेस आपको गारंटी देना चाहती है, उसकी भी थोड़ी सी बात करके सुनाऊंगी। जैसे बहनें
अभी 2 महीनों पहले सरकार ने घोषणा की है कि आपके खातों में कुछ पैसे डाले जाएंगे हर महीने, और इस हड़बड़ी में कि चुनाव हार रहे हैं उन्होंने डालना भी शुरू किया है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हीं की तरह हमारी एक घोषणा है कि प्रति माह आपको 1500 रुपए मिलेंगे। हमारी घोषणा का आधार चुनाव नहीं है। हमारी घोषणा का आधार यह है कि जिन जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस ने ये गारंटी दी है वो गारंटी पूरी हो रही है। हमारी घोषणा का आधार यह है कि हम समझते हैं कि आपका जीवन कितना मुश्किल है। बहनों, मैं समझती हूं, क्योंकि मैं भी महिलाओं हूं, और चाहे बड़ी घर की महिला हो, चाहे छोटे गांव की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसको ये समझ होती है कि पूरी परिवार का, समाज का बोझ वो उठाती है। दिन रात काम करने वाली महिला होती है। आखिर में जो सोने वाला होता है घर में महिला ही होती है। सबको देख के, सबको खिला के, सब काम करके ही सोती हो ना, है ना? तो हमने सोचा कि इससे थोड़ी आपकी मदद हो जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपके लिए आपको मिलेगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली का बिल आपका हाफ होगा। पुराना पेंशन लागू होगा, जैसे पहले आपको मिलता था और जैसे कांग्रेस के बाकी प्रदेशों में मिल रहा है आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। 2 लाख सरकारी पद जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। जो नौजवान यहां खड़े हैं ये आपके लिए गारंटी है। और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक हर बच्चे को 500 रुपए मिलेंगे। जो बच्चा स्कूल में भर्ती है शायद उसको 500 रुपए मिलेंगे। कक्षा 9 से 10 तक हर बच्चे को 1000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 11 से 12 तक 1500 रुपए दिए जाएंगे। जैसे जब कांग्रेस की 15 महीनों के लिए सरकार बनी थी, जिनको इन्होंने बिगाड़ा और गिराया, उन 15 महीनों में किसानों का कर्ज माफ शुरू करना उन्होंने शुरू किया था। उसी तरह से वो काम फिर से शुरू किया जाएगा और मेरे किसान भाइयों और बहनों आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आपको दे रहे हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए मिलेगा आपको। धान का आज भी छत्तीसगढ़ में 2400 से ज्यादा मिल रहा है, आपको 2500 मिलेगा। ओबीसी वर्ग के नौजवानों 27% तक आरक्षण आपको मिलेगा। और हम जाति जनगणना प्रदेश में हम गिनती कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट होगी। तो जब आजकल आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में अक्सर क्या होता है कि घोटाला हो जाता है। अब परीक्षा को देने के लिए एक फीस होती है, वो फीस माफ हो जाएगी ताकि कम से कम आपको थोड़ी राहत मिले। आजकल स्थिति क्या है कि आप पढ़ाई करते हो, आपके माँ बाप मेहनत करते हैं, ट्यूशन के फीस भी भरते हैं, फिर आपको परीक्षा के लिए भी फीस भरनी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा, अक्सर होता है कि कोई घोटाला हो गया या भर्ती नहीं निकली तो और भी मुसीबत बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि 100% आपको परीक्षा के शुल्क में आपको छूट मिलेगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा। ये आज राजस्थान में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है राजस्थान में। लोग बहुत खुश हैं कि कोई बीमारी होती है, हार्ट का ऑपरेशन, मैं तो लोगों से मिली हूं, हार्ट का ऑपरेशन बच्चों के लिए कराया है एकदम निशुल्क। तो ये हम मध्य प्रदेश में भी करना चाहते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के खाली पड़े बैकलॉग पदों के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भरे और हम ये गारंटी देते हैं कि हम इस काम को करेंगे।
तो हमने, जैसे मैंने कहा, आप जागरूक बनिए, मेरी बातों पे मत चलिए, पता करिए क्या कांग्रेस के प्रदेशों में ये गारंटी लागू हो रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आज ये सब काम हो रहा है। तो जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मेरी बातों को याद रखना, जागरूकता से, ठीक ढंग से सोच समझ के एक ऐसी सरकार को लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। आप मौका दीजिए तो हम सब आपको आगे बढ़ाकर आपका विकास कर दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।